अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी के लिए बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि इस कहानी को सुनाया जाए। आप भी हमें अपनी पसंदीदा स्टोरी के बारे में बता सकते हैं, अपनी पसंदीदा स्टोरी भिजवा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल और व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। धुरंधर मूवी, जिसके बारे में यकीनन आप सब जानते हैं, ये एक इंडियन मूवी है जिसे पाकिस्तान के शहर कराची के एक इलाका लियारी के एक कैरेक्टर पर बनाया गया है। इस मूवी में अक्षय खन्ना लियारी के कैरेक्टर रहमान डकैत का किरदार अदा कर रहे हैं एक विलन के तौर पर। इस मूवी में अक्षय खन्ना की तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है। इन्हें अपनी एक्टिंग और इस स्टोरी की वजह से बहुत नए फेम मिल रहा है, बहुत सराहा जा रहा है। यानी कि अक्षय खन्ना जब तक इंडियन फिल्मों में इंडियन बनते रहे, ये हमेशा से फ्लॉप रहे और जैसे ही पाकिस्तानी बने ये हिट हो गए। और इस मूवी में हीरो का किरदार रणवीर सिंह अदा कर रहे हैं एक जासूस के तौर पर, यानी कि एक जासूस जिसे इंडिया ने पाकिस्तान के शहर कराची में एक मिशन पर भेजा गया। लेकिन रणवीर सिंह शायद ये भूल चुके हैं कि हम चाय पिलाए बिना वापस भेजा नहीं करते। वो चाय तो यकीनन आप सबको याद होगी। अब उस चाय में कितनी मिठास थी ये तो चाय पीने वाला ही बता सकता है। ये तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो कि ये वक्तन बवक्तन बॉलीवुड की सूरत में निकालते रहते हैं। तो खैर, ये तो बस एक फिल्म है, एक मूवी है। आइए जानते हैं लियारी की हकीकत और लियारी की सच्चाई कि लियारी कब से ऐसा था, लियारी गैंगवार से पहले कैसा था, ये गैंगवार कब शुरू हुआ और कैसे बना, ये गैंग कब बने, कब बिगड़े और कब टूटे। ये सब जानने के लिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पे ये सब रोका गया था। उज़ैर बलोच, लियारी से जुड़ा एक ऐसा नाम कि जिसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ गए थे। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी हकीकतें मंजरे आम पर आने लगी कि जिनका शायद कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। सियासत के पुराने तरीन खिलाड़ी सकते में नजर आते थे। कराची की ब्यूरोक्रेसी में अनजाना सा खौफ था, न जाने कब किसका नाम आ जाए, उज़ैर बलोच कब किसका पोल खोल दे। और शायद सबसे ज्यादा डरे हुए वो पुलिस वाले थे कि जिन्होंने उज़ैर की सरदारी में न सिर्फ अपनी जेबें गर्म की बल्कि इसके तमाम जुराइम पर अपनी आंखें बंद रखी। तो बस जिसने दो नंबरी की थी, इन सबको ऐसे के जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। जो उज़ैर जान यानी सरदार उज़ैर जान बलोच वल्द फैज मोहम्मद फैजू, दिखने में एक आम सा आदमी, मगर 400 से ज्यादा कत्ल, अनगिनत अगवा बराए तावान, करोड़ों अरबों रुपए का भत्ता और बेशुमार कब्जे, जबकि उम्र है सिर्फ 45 साल। इस आम आदमी को इतनी ताकत मिली कहां से? इस सवाल का बड़ा ही सादा सा जवाब है और वो जवाब है लियारी। क्योंकि लियारी के गैंग जब किसी को अपना सरदार मान लेते हैं तो फिर वो एक आम आदमी नहीं रहता, बल्कि सैकड़ों जुराइम पेशा लोगों का सरगना बन जाता है। सैकड़ों नौजवान उसके एक इशारे पर मरने और मारने पे तुल जाते हैं। यही लियारी की रवायत है, जो कि गलत है मगर है। पाकिस्तान के बनने से अब तक यहाँ बस यही चलता आ रहा है, जो कि कम से कम उज़ैर बलोच के सरदार बनने तक तो बिल्कुल नहीं बदला। एक लियारी पूरे कराची पर बारी, चाहे कोई फुटबॉलर हो या कोई बॉक्सर या फिर कोई शूटर। यहाँ पर हर कोई शदीद से शदीद तर है। एक मरता है तो दूसरा उसी की जगह उसका मुहाज संभाल लेता है। आखिर ये लियारी ऐसा है क्यों और कब से है? आखिर इन लोगों को इस तशद्दुद का रास्ता दिखाया किसने? हकायक बड़े तल्ख और कड़वे हैं, मगर हकायक हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम खामोश तो रह सकते हैं मगर इन हकीकतों से भाग नहीं सकते। कभी ना कभी तो इनका सामना करना होगा और शायद वो सही वक्त यही है। No more dead bodies. We want peace. No more dead bodies. We want peace. No more dead bodies. We want peace. No more dead bodies. तो लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका है, जहां पर बलोच, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, ईसाई, इस्माइली, कश्मीरी, कच्छी, मेमन, हर तरह के लोग आबाद हैं। तो जानते हैं कराची पहले कैसा था। कराची के लुग़वी मानी दश्त के हैं, यानी एक ऐसा कब्रिस्तान नुमा इलाका जहां सिर्फ सन्नाटा हो। लियारी की कहानी समंदर किनारे एक छोटी सी बस्ती से शुरू होती है।
मुख्तलिफ फनून और खेलों के लिहाज से लियारी की तारीख इंतहाई शानदार है। चांदनी रातों में समंदर के किनारे ये इलाका झूमता था। अफ्रीकी नस्ल बलोचों के रक्स थे जो आज भी मुनफिरद हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये रक्स इनके जीन्स में शामिल है। ये आज भी वैसे ही नाचते हैं। लियारी का एक म्यूजिक है जिसको लेवा कहा जाता है। इन लोगों का कहना है कि ये म्यूजिक लियारी के लोगों में इतना पॉपुलर है कि अगर इनका बच्चा कहीं खो जाए तो उसके लिए अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस म्यूजिक को बजाया जाए और वो बच्चा कहीं से भी इस म्यूजिक को सुनता हुआ इस म्यूजिक तक पहुंच जाएगा। लेवा नाम के इस म्यूजिक को इनकी एक ऐसी पहचान बताई जाती है। इसमें कुछ अफराद अपने जिस्मों पर पड़ बांधते हैं और रेड इंडियन की तरह अपने चेहरों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया जाता है। ये म्यूजिक जो लेवा बताया जाता है ये अफ्रीकी नस्ल से इसकी हिस्ट्री मिलती है। लियारी के बलोच गहरी रंगत वाले बलोच होते हैं और खास जिस्मों की साख की वजह से ये दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। ये चौड़े जुस्सों के मालिक होते हैं, चिपटी नाकों वाले घुंघरू बालों के साथ एक मजबूत जिस्मों के मालिक होते हैं और शायद इसी वजह से दुनिया के दो मुश्किल तरीन खेलों में इन्हें वाज़े बरतरी हासिल है, एक फुटबॉल और दूसरा बॉक्सिंग। इनका कोई सानी नहीं। तो लियारी का गैंग वार बिल्कुल भी नया नहीं है। वक्त के साथ साथ ये जदीद जरूर हुआ लेकिन है बहुत पुराना। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 1960 की दिहाई में यहाँ पर गैंग वार शुरू किया गया था और ये गैंग वार था दो जुराइम पेशा ग्रोहों में, जिनमें एक गैंग था 3 भाइयों का, दाद मोहम्मद उर्फ दादल, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू और तीसरा भाई था बैकन। शेर मोहम्मद उर्फ शेरू ये कराची के एक रेक्स सिनेमा में पहले मुलाजिम हुआ करता था और उसके बाद फिर इन तीनों भाइयों ने मिलकर अपना एक गैंग बना लिया और दूसरा गैंग नबी बख्श उर्फ काला नाग का था, जो कि उस वक्त के मंशियात फरोशों का सरगना हुआ करता था। दाद मोहम्मद उर्फ दादल और नबी बख्श उर्फ काला नाग दोनों के दरमियान बेशुमार दफा झगड़े हुए। दोनों के गैंग एक दूसरे के बेशुमार दफा सामने आते रहे, लेकिन तब इन झगड़ों के कुछ असूल हुआ करते थे। उस वक्त इनकी लड़ाइयों में कहीं भी कोई क्लाशनकोफ की गन गरज नहीं हुआ करती थी, कहीं कोई दस्ती बम नहीं थे, कहीं क्रॉकर लॉन्चर नहीं गिरा करते थे। ये दस्त बदस्त लड़ने वाले लोग थे। ये दौर था अफगान जंग के दौर से पहले का दौर, यानी कि अफगान जंग से जुड़ी हुई हुराफात अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंची थी। उस वक्त के हथियार आज के हथियारों से जरा मुख्तलिफ थे और ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर लोग थे। ये पहलवानी किया करते थे। तो 1960 की दहाई में हशीश की फरोख्त, बत्ता वसूली और शर्मा की टिकट ब्लैक करना, ये तीनों जराइम मशहूर तरीन जराइम समझे जाते थे और ये दोनों गैंग इन्हीं जराइम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ये दोनों गैंग एक दूसरे के सामने आते हैं। तो अयूब खान के दौर में अयूब खान के हामियों ने दादल ग्रुप को अपने मुखालिफिन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया और ये पहली दफा था कि जब कराची में जराइम पेशा लोगों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और बदले में इन जराइम पेशा अफराद को सरकार से क्या चाहिए था, वही जो किसी भी जराइम पेशा गिरोह को किसी भी गवर्नमेंट या सरकार से चाहिए, यानी फ्री हैंड। अब बुराई का अंजाम अच्छा तो हो नहीं सकता। नबी बख्श उर्फ कालानाग पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। दाद मोहम्मद उर्फ दादल का छोटा भाई बैकन कत्ल हो गया। अब दाद मोहम्मद और इसका दूसरा भाई शेरू अपने आखिरी लम्हात में मजहबी रुझानात में लग गए, सोशल वर्कर बन गए। इसी दौरान बहुत से गैंग, छोटे मोटे गैंग लियारी में काम करते रहे, लेकिन कोई बड़ा नाम उभर कर सामने नहीं आया। यूं कहिए कि कुछ साल तक लियारी और कराची में अमन रहा, लेकिन जुर्म का जो बीज बो दिया गया था उसकी फसल लियारी की इन्हीं गलियों में कहीं बड़ी खामोशी से पक रही थी। तो इसी दौरान नबी बख्श का बेटा फजलू कालानाग 2 के नाम से सामने आता है। ये बाबू डकैत नामी एक शख्स के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लेता है। बाबू डकैत बड़ा ही अजीब आदमी था, एक पुलिस वाले का बेटा, लेकिन जरा मुख्तलिफ। इसने लियारी में जुर्म के अंदाज और उसूल सारे के सारे बदल कर रख दिए। बाबू डकैत बहुत पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट इंसान था। इसने बहुत ही मुनफरद तरीके से अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया। इसकी तरबियत से जो लड़के निकले थे वो बाबा लाडला की शक्ल में, वो अब्दुल जब्बार उर्फ जैंगो की शक्ल में, वो उस्ताद ताजो की शक्ल में और शिराज कामरेड की शक्ल में। बाबू डकैत बड़ी खामोश तरीके से वारदातें कराता था। ये बड़ी खामोशी से अपने नेटवर्क को बढ़ाता रहा और खुद इसने ना कोई माल बनाया, ना
कोई जमीन और ना कोई बंगले बनाए अपने लिए। अब कलाकोट रेंजर लाइन के इलाके में बाबू डकैत और कालानाग टू सरगर्म थे, तो दूसरी तरफ लियारी के ही इलाके जहानाबाद, शेरशाह और लियारी नदी की दूसरी तरफ के इलाके जो थे, वहां एक और गैंग लाल मोहम्मद उर्फ लालू भी जुर्म की एक तारीख लिख रहा था। इसमें खास बात यह थी कि ये लाल मोहम्मद उर्फ लालू दाद मोहम्मद गैंग का बहुत पुराना हिमायती था और कालानाग यानी नबी बख्श के मुखालफों में से था। कालानाग मारा गया था और दाद मोहम्मद सब कुछ छोड़ चुका था, मगर लालू को चैन नहीं आ रहा था। वो अपने दुश्मन के बेटे को जुराइम की दुनिया में अपने से आगे निकलता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो लालू ये फैसला करता है कि अगर जुर्म की दुनिया में अपनी गिरफ्त को मजबूत करना है तो पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना होगा। और फिर लालू बड़े ही तरीके से, बड़े ही फरेब से दाद मोहम्मद उर्फ दादल के बेटे अब्दुल रहमान को इस जुर्म की दलदल में घसीट लाता है। और एक दिन अब्दुल रहमान, वही अब्दुल रहमान, रहमान डकैत बनकर सामने आया और फिर यही रहमान डकैत जुर्म की इस दुनिया का बेलगाम घोड़ा बन गया। इसके बाप के जेरे असर रहने वाले तमाम ग्रुप्स इसकी सरपरस्ती को तस्लीम करने लगे और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यही रहमान डकैत ताकतवर तरीन बनता गया। तो इसी दौरान कालानाग 2 भी अपने बाप की तरह एक पुलिस मुकाबले में मारा गया और दूसरी तरफ बाबू डकैत के तैयार किए हुए लड़के अपने अपने इलाकों में अपने अपने गैंग चलाने लगे, जिनमें उस्ताद ताजू दरियाबाद खड्डा के इलाके का मालिक बना और शिराज कामरेड ली मार्केट, बस अड्डे, फिशरी और खारादर से ऑपरेट करने लगा और जेंगू शाहबेग और गुल मोहम्मद लेन का दादा बन गया, जबकि राशिद उर्फ रेखा बुगदादी के इलाके पर काबिज हो गया। और भी बहुत से नाम हैं जो अपने अपने इलाकों में बाबू डकैत की सरबराही में गैंग चलाते रहे। और फिर इसी दौरान रहमान बाबू डकैत को कत्ल कर देता है। अब सब कुछ रहमान और लालू के हाथ में आ चुका था। लियारी और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में रहमान का दिन ब दिन असर और रसूख बढ़ता चला गया और फिर इसी दौरान इसकी मुलाकात एक हालत शहंशाह नामी शख्स से होती है। हालत शहंशाह बिलावल हाउस का एक अहम रुकन समझा जाता था और ये वाहिद शख्स था जिसने रहमान को पीपल्स पार्टी के अंदर पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया।